Hello students, this is Gunjal Soni. Welcomes you at Shri महावीर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। और अभी तक के चैप्टर में हम गोस की लॉ की बात कर चुके थे और गोस की लॉ का यूज़ करके हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। अब उसी सीक्वेंस में बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, है ना, लिखना भूल गया, इसको मैं लिख देता हूँ। ये शीट है भाई, शीट का भैया शीट है भाई, अरे शीट है भाई, शीट है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट दी गई है और इस शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यूज़ करना है गॉस के लॉ का, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हो जाए। और शीट अगर आपको दी गई है तो पहले एक बार समझ लें, यहाँ जो आपको शीट दी गई है इस टॉपिक के अंदर, ये शीट आपकी एक नॉन कंडक्टिंग शीट है। नॉन कंडक्टिंग शीट होने का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज दैट एक शीट है ना, लगभग शीट ही है, तो शीट कंडक्टिंग होने या नॉन कंडक्टिंग होने से क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को जब भी चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज उस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की पूरे वॉल्यूम में चला जाता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं शायद, अगर आपको याद नहीं हो तो ध्यान दें कि अगर आपको एक शीट दी गई है जिसमें कुछ थिकनेस भी है, ठीक है, और इस शीट को अगर मैंने चार्ज दिया तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, वो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके पूरे वॉल्यूम में अंदर, ठीक है, और ये आपके पास एक चार्ज शीट बन के तैयार हो जाएगी। अगर ये आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट नहीं होकर के कंडक्टिंग शीट होती है तो कंडक्टिंग शीट के केस में जो भी आप चार्ज देते हो वो सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये दो आउटर सरफेसेस की, वहाँ सारा चार्ज चला जाएगा, अंदर चार्ज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो हम अभी कंडक्टिंग शीट वाला जब टॉपिक आएगा तब हम क्लियर करेंगे। अभी आपको फिलहाल नॉन कंडक्टिंग के केस में ध्यान रखना है कि जो भी आप चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट को दोगे तो वो सारा चार्ज जहां दोगे वहीं रखा रहेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने का मतलब है चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो अगर आपने चार्ज यहाँ रखा तो चार्ज यहीं रहेगा, चार्ज आपने यहाँ रखा तो चार्ज यहीं रहेगा। तो इस शीट को बनाने का बेसिक तरीका क्या है कि आप चार्ज लेकर के आओगे और इस तरीके से रखते हुए चलोगे, और इस तरीके से रखते रखते हम एक शीट बना देंगे चार्ज की। तो आप खुद सोच सकते हो कि सारा चार्ज कहाँ है, इसके वॉल्यूम में अंदर की साइड। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग शीट को बनाने का तरीका हुआ। अब हमें क्या करना है कि जब इतना सारा चार्ज अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस शीट से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका क्या फॉर्मूला है वो हम इस टॉपिक के अंदर डेराइव करने वाले हैं। तो यहाँ डायग्राम में आपको पहले ही क्लियर दिया हुआ है कि एक शीट है जिसकी कुछ थिकनेस भी है और इसमें जो सारा चार्ज है वो शीट के अंदर है। अब हमें यहाँ पे जो पॉइंट लेना है, देखो यहाँ आपके पास ये जो पॉइंट होगा, शायद आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा, ये पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया और एक पॉइंट ये कंसिडर किया भाई। ठीक है, जो रेड साइन से दिख रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखना। एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि वैसे भी अगर आपकी चार्ज शीट है, चार्जेस इस पर अवेलेबल है, तो सब डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में निकलता है, तो इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बट हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ओके, तो देखो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो गॉस को लॉ अप्लाई करने से पहले आपको ये क्लियर करना है कि गॉस को लॉ अप्लाई करने से पहले हमें गॉसियन सरफेस बनानी होती है। गॉसियन सरफेस के ऊपर ही गॉस को लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब इस केस में हम गॉसियन सरफेस कैसे बनाएं, तो आप ये देखिए कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बाहर निकलेगा और इस डायरेक्शन में भी इस तरीके से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान के चलेंगे। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जो गॉस को लॉ अप्लाई करने के लिए हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेकर चलनी है।
अब सिलेंड्रिकल सरफेस ही क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न पहले हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक शीट दी गई है, ओके, मानना नहीं है, मतलब शीट दी ही गई है, और ये शीट जो है वो ब्लू कलर की है भाई, ठीक है, ये शीट दी गई है आपको, और इस शीट पर चार्ज भी अवेलेबल है, ओके। अब हमें इससे r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब आप ये देखो कि यहाँ चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और इस टाइप के केस में हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E=KQ/R² अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो KQ/R² वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ काम करता है इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर आपको एक पॉइंट चार्ज दिया होता, हमें r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो KQ/R², सिंपल कैलकुलेशन। बट यहाँ चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पर सॉल्यूशन करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पहले भी इस प्रोसीजर को फॉलो किया है, फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा यहाँ पार्ट कंसिडर करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर कट करते हैं, और उस एलिमेंट पर जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा आपका dq। हालांकि पूरी शीट पर जो चार्ज है वो तो कैपिटल Q है, मगर इस छोटे से एलिमेंट पर जो चार्ज है वो है dq। dq का मतलब क्या, वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज है। अब अगर बहुत ही छोटा चार्ज है तो डेफिनेटली हमेशा पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, और पॉइंट चार्ज की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, दूर की डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कुछ इस तरीके से, उसको मैं DE नाम दे देता हूँ, ओके। अब इसी तरीके का एक और अगर मैं छोटा सा एलिमेंट यहाँ कंसिडर करूँ, उस पर भी चार्ज होगा dq, वेरी स्मॉल चार्ज, तो हम कह सकते हैं पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बनेगा, और वो कुछ इस तरीके से होगा, उसका नाम होगा, सॉरी सीधा बनाओ भाई, इस तरीके से हम बनाएंगे, और वो भी होगा DE। DE का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज dq। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बने हैं पॉइंट P पर, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अगर हम कंपोनेंट करें, एक तो करेंगे हम x डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक करेंगे हम y डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो आप ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एंगल है थीटा, यहाँ पर भी एंगल है थीटा, तो जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल होता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है कोस कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन में तो आपके पास जो कंपोनेंट आएंगे वो आएंगे d cos थीटा वाले, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे दोनों ही DE के, इस DE का भी ऊपर हो जाएगा DE का साइन थीटा, सही से लिखो भाई, DE, अरे क्या कर रहे हो बाबू, ये हो जाएगा DE साइन थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आएगा तो वो भी हो जाएगा DE साइन थीटा। कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, सिर्फ एक आइडिया हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि DE साइन थीटा और DE साइन थीटा जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, और मैग्नीट्यूड में सेम है। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? नो। तो यहाँ पर जब आपके पास एक शीट है, चार्ज्ड शीट, इसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस लेंथ के या इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शंस में निकलेगा, बट रियलिटी ये है कि इन पूरे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है सामने, वो इस सरफेस के हमेशा सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा, और डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो इस वजह से हम एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस यहाँ मान सकते हैं। उस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की हेल्प से ही हम आगे डेरिवेशन सोल्व करेंगे। तो हम इस केस में सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस क्यों मान रहे हैं, इसका रीज़न आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर सरफेस देखो मान भी ली गई है, डायग्राम में पहले ही बना दिया गया है, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस आपको यहाँ पे दी गई है, और उस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस का आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, गाउसियन सरफेस तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसे ही मान के चलते हैं। ये आपके पास सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है, थोड़ा सिलेंड्रिकल जैसे लग भी रही है, तो ये हमने परपेंडिकुलर बना दी है, ठीक है।
अब देखो सिलेंड्रिकल सरफेस में क्या क्या होता है, एक तो होती है कर्व्ड सरफेस, ठीक है, और एक होता है सर्कुलर पार्ट। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा सर्कुलर पार्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा होता है सरफेस के नॉर्मल। तो यहाँ पर जो सरफेस होगी इसकी सर्कुलर, उसके नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर। और डायग्राम में आप देखेंगे तो डायग्राम में ये क्लियर दिया भी गया है आपको, डेल्टा ए वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। और इस पूरी शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि वो डी कोस थीटा मिलने वाला है हमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बाकी जो ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि अभी हमारे पास इस तरीके की आपकी गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल, तो उसमें एक तो कर्व्ड सरफेस है और एक आगे वाला पार्ट डिस्क की फॉर्म में होगा, मतलब एक सर्कुलर पार्ट होगा। तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस इस तरीके से होगा, और इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होने वाला है। और यही केस आप पीछे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में भी निकलेगा। तो यहाँ पर दोनों साइड आपकी गॉसियन सरफेस हमने ले ली है, और दोनों साइड आपका एरिया वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया है, इलेक्ट्रिक वेक्टर डिफाइन कर दिया है। अब आपको क्या करना है आगे, अब पहले मैं मिटा लूँ एक बार इसको, और जल्दी साफ हो जा फटाफट। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो चलो चलो। ओके, तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू दिस गॉसियन सरफेस, सेकंड स्टेप ऑफ द डेरिवेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, गॉसियन सरफेस सही तरीके से मानना, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस गॉसियन सरफेस से रिलेटेड हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है भाई। टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप यूँ देख ले कि गॉसियन सरफेस कैसी है, सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में एक तो कर्व्ड पार्ट है, एक ऊपर डिस्क, एक नीचे डिस्क, तीन एरियाज हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें तीनों एरियाज से पास होने वाला फ्लक्स देखना है, और फिर हमें उनका सम करके टोटल फ्लक्स निकाल लेना है, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले देखो मैं ये जो आपके पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का ये जो पार्ट है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट, और ये हो जाएगा थर्ड पार्ट। इन तीन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है और देन उसका सम करना है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इस फर्स्ट पार्ट में भी आप क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट पार्ट जो आपने कंसिडर किया है ये बड़ा पार्ट है, और इस पूरे बड़े पार्ट में जो एरिया वेक्टर है वो है नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में निकल रहा है, बट अगर हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस पूरे पार्ट को कंसिडर न किया जाए, एक छोटा सा एलिमेंट इसका कट कर ले हम, इस पूरे सर्कुलर डिस्क का एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम कट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कट किया ये, और इसका एरिया वेक्टर जो है वो लिखूंगा मैं dA1 वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वेक्टर। ये E1 की जगह हम इसको E ही लिख सकते हैं, E वेक्टर। तो इस छोटे से पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो वो होगा आपका d5, और वो d5 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर E वेक्टर डॉट dA1 वेक्टर। ओके, ये आपका फ्लक्स हो गया उस डिस्क वाले पार्ट के छोटे से पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स। अच्छा, पूरे डिस्क से रिलेटेड हमें फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसका अगर हम दोनों साइड कर देते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू फर्स्ट सरफेस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA1 वेक्टर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये बात क्लियर है, होनी भी चाहिए। अब बात करते हैं अपन सेकंड सरफेस की। तो सेकंड सरफेस पे भी सेम यही कंडीशन है। अब देखो आप सेकंड सरफेस पर भी ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसिडर किया, उसका मैंने फ्लक्स निकाला, तो वो मेरे पास यहाँ पे फाइनली आंसर आ जाएगा φ2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट dA2 वेक्टर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके,
ये हमने दो सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स देख लिया है। अब बची आपकी तीसरी सरफेस। तो तीसरी सरफेस पर भी जब मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ देखते हैं हम इसको कि तीसरी सरफेस जो आपके पास है अवेलेबल, इस पर छोटा सा एलिमेंट हमने कंसिडर किया और उसको नाम दे देता हूँ मैं dA3 वेक्टर। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा उसको मैं लिखूंगा d फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA3 वेक्टर। और इस पूरी कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स अगर हमें चाहिए तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर फाई इंटीग्रेशन के बाद इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA3 वेक्टर। ओके, इक्वेशन नंबर 3 कंप्लीट। तो तीन सरफेस एरिया हमारे पास थे और तीनों सरफेस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स हमने कंसिडर कर लिया है। अब क्या करना है आपको, टोटल फ्लक्स कितना हुआ, गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना हुआ ये देखना है हमें। तो आप पहले ही देखें कि इस केस में जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल टू द सरफेस। कर्व्ड सरफेस जो है उसका नॉर्मल अगर अपन लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, जब इसका अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ई dA3 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो फाई 3 जो आपके पास है, फाई 3, ये जो फाई 3 था ये हो जाएगा आपका 0। तीसरे नंबर का फ्लक्स तो हो चुका है 0। अब पहले जो दो फ्लक्स थे फाई 1 और फाई 2, इनकी वैल्यूज कितनी होगी। तो देखो फाई 1 जो है वो यहाँ बन रहा है और इसमें एरिया वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। एंगल कितना दोनों के बीच का, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी, 1। तो जब इसका फॉर्मूला आप ओपन करेंगे फाई 1 का, मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार इसको, ये आपके पास फाई 1 है और फाई 1 को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर E और dA और cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा आपके पास, E इंटीग्रेशन आगे लगा हुआ था और dA, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे फाई 1 आ चुका है। ओके, वेक्टर फॉर्म हमने हटा दिया है, एंगल्स हमने पुट कर दिए हैं और इसी तरीके से फाई 2 भी सेम तरीके से आपके पास इंटीग्रेशन में E dA आ जाएगा, D2 और A2। ओके, तो ये हमने फाइनल इक्वेशंस क्रिएट कर ली हैं कि थर्ड नंबर का फ्लक्स 0 होगा, फर्स्ट और सेकंड सरफेस का फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब टोटल फ्लक्स की हम बात करें तो टोटल फ्लक्स कितना होगा भाई। तो टोटल फ्लक्स में आपको क्या करना है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है। तो तीसरे स्टेप क्या है, हमने सबसे पहले गॉसियन सरफेस एज्यूम की, उसका कौन कौन सा एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, कितने एरियाज हैं, हर एरिया का इंडिविजुअल हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया। अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है भाई, तो टोटल कर देना है सबका। अब आपने जैसे ही टोटल किया तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो शीट आपके पास है ना, इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे हम इधर लें चाहे इधर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अलग अलग है। तो ये जो आपने यहाँ पर ई लिया है ना, चाहे वो फ्लक्स आपने जो फ्लक्स फाई 1 लिया हो चाहे फ्लक्स फाई 2 लिया हो, इस सरफेस के लिए फाई 1 था और इस सरफेस के लिए फाई 2 था, तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो दोनों जगह सेम हो गई। अब ये आपके पास जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसका दोनों साइड का एरिया भी तो सेम होगा। अगर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने मानी है, ये सिलेंडर है, तो जितना एरिया यहाँ होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर भी होगा। तो ये जो dA1 और dA2 लिख रहे हैं आप, इन दोनों का आप सेम लिख सकते हैं dA, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको फाइनली जो है, इसको भी मैं इंटीग्रेशन में लिखूंगा यहाँ पर E dA और इसको भी मैं इंटीग्रेशन में लिखूंगा E dA। 1 और 2 यूज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम ही है। और तीसरा फ्लक्स आपके पास क्या आ चुका था, 0। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ से अगर आप r डिस्टेंस पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कांस्टेंट मिलेगा। उस पूरे के पूरे सर्कुलर एरिया के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा अंदर dA। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है और अंदर बच जाएगा dA, ठीक है। और आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों टर्म सेम है, तो दोनों में आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए और यह कॉमन ले लिया, फिर दोनों को ऐड करके ट्वाइस इंटू E इंटू dA।
अब डीए का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, तो देखो किया था अपन ने कि ये जो हमने सर्कुलर सरफेस ली थी, यहाँ पे देखें आप, इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने कंसिडर किया था, ये किया हुआ है यहाँ पर, इसको हमने डीए बोला है। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा उसमें, और ये पूरा एरिया कितना है यहाँ पर, ये पूरा एरिया आप ए मान लें। वैसे तो आप चाहें तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसमें, बट वैल्यू रखने की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको ए ही मान के चल रहे हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर ए। तो ट्वाइस ई ए बन गया। ये फाइनल आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है। टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू गॉसियन सरफेस कंप्लीट हो चुका है। अब क्या बात करनी है, इसी फ्लक्स को हमें गॉस के लॉ से कैलकुलेट करके लाना है। तो गॉस का लॉ कहता है कि तो ये फ्लक्स आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पर कूलाम के लॉ से, और अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि अगर इसी फ्लक्स को हम गॉस के लॉ से कैलकुलेट करते हैं तो गॉस का लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज enclosed within the closed surface divided by epsilon naught। ओके, ये आपके पास यहाँ पर जो फ्लक्स कैलकुलेशन की स्टेप है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ है। अब यहाँ जो टोटल चार्ज की बात की गई है, ये वो टोटल चार्ज है जो पूरी सरफेस पर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो आपने एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है जिसे हमने कहा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल एरिया। अगर किसी भी 2D एरिया पर हम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किसी पर्टिकुलर एरिया पर, या यूँ कहें कि यूनिट एरिया पर कितना चार्ज अवेलेबल होगा, इसे कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पर जो टोटल चार्ज Q है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टोटल चार्ज Q हो जाएगा आपके पास सिग्मा इंटू ए। तो अब जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ गॉस का लॉ का है, जिसमें टोटल चार्ज आपको पुट करना है, तो मैं चार्ज को यहाँ पर डेंसिटी से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर 4 रही है। तो ये दोनों कैलकुलेशन जो है वो सेम फ्लक्स की है बट डिफरेंट मेथड्स से। और फर्स्ट मेथड आपने यहाँ पर यूज़ किया कूलम्ब्स का लॉ, सेकंड मेथड आपने गॉस का लॉ यूज़ किया। अब इन दोनों कैलकुलेशंस को हम इक्वलाइज करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को, एंड देन हम कैलकुलेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो जब दोनों इक्वेशन को हम बराबर करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, तो ये आपके पास हो जाता है ट्वाइस ई ए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ एंड सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ए टू ए कैंसिल एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इन केस जब हमें यहाँ पे दिया गया है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, और इस शीट की वजह से हमने किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, बट इस फॉर्मूले में कहीं आर डिस्टेंस को मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट की वजह से, तो वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप उसे 5 सेंटीमीटर पे निकालें, चाहे 15 सेंटीमीटर पे निकालें, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपकी शीट की साइज़ उस डिस्टेंस के सामने बहुत ज़्यादा हो। आपने जो डिस्टेंस यहाँ पर ली है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो डिस्टेंस जो है इस शीट के एरिया के सामने नेग्लिजिबल है, तब उस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो वो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जिससे ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट रहने वाली है। ओके।